हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। आप देख रहे हैं यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया कि सर प्लीज़ बताइए ना, क्या पीएचडी के लिए नेट पास होना ज़रूरी है। उसके इस सवाल का जवाब लेके मैं आपके पास हाजिर हो गया हूं और हम इस पर बात करेंगे विस्तार में कि किस तरीके से नेट ज़रूरी है और किस तरीके से पीएचडी ज़रूरी है, कैसे हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक तरीके से आप इसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये बात आती है और आनी भी ये ऑब्वियस है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके ख़त्म हो चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट के रिजल्ट आएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, हो सकता हो जो पीएचडी के लिए ही सिर्फ एलिजिबल हों, और हो सकता है कि कुछ लोग दुर्भाग्यवश पास ना कर पाएं इस एग्जामिनेशन को। तो उनके पास एक टारगेट ये रहता है कि सर हम पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इन सारे विषयों पर, इन सारे या इस जैसे प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं अपने इस सेशन में, जो खास तौर पे एक स्टूडेंट के फोन कॉल से रिलेटेड है। उसने ये सवाल पूछा था, तो मुझे लगा कि बजाय उसको सिर्फ बताने को, मैं एक वीडियो बना के उन सारे स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचा दूं जिनको इस जैसी या इससे रिलेटेड कोई इशू, कोई कंसर्न है। ठीक है, तो आज के इस पूरे सेशन में आप मेरे साथ रहिए। हम बात करने वाले हैं नेट और पीएचडी के इस संबंध को। ठीक, उससे पहले आपसे एक बात और कहनी है कि यदि आप दिसंबर के नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए एक्सक्लूसिव बैच 3 आपको यहां पर मिल रहा है और ये 6 तारीख से शुरू भी हो गया है। 6 सितंबर से ये लाइव भी हो गया है और 13 तारीख से आपको नई यूनिट्स भी देखने को इसमें मिलेंगी। तो यदि आप इसके इच्छुक हैं कि आप दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, मैंने ये बात कई बार कही है कि हर एग्जामिनेशन का अपना एक नेचर होता है कि सारे लोग पास नहीं होते, सारे लोग फेल नहीं होते। तो जो लोग पास नहीं हो पाए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीएचडी के लेवल पे पास हुए या फिर जो नेट के लिए पास हुए और वो अपने रैंक को अपग्रेड करना चाहते हैं जेआरएफ में या पीएचडी वाले नेट में, तो उनके लिए भी ये पेपर 1 का जो एक्सक्लूसिव बैच है बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि पेपर 1 वो एरिया है जो नेट और जेआरएफ के डिफरेंस को मेंटेन करता है। इसके लिए यदि आप इस बैच को खरीदने के इच्छुक हैं, इसमें इनरोल कराना चाहते हैं, तो आप ये कोड यूज करिएगा तो आपको मैक्सिमम 3124 का ये बैच पड़ने वाला है, जो कि 9999 का था। ये इस कोड को लगाने के बाद आपको 3134 रुपीज का पड़ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेगा, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी। पूरा बैच ये ऑनलाइन है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। तो ये बात हो गई आपके कोर्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं उस प्रश्न को जो उस स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर क्या हम पीएचडी के लिए नेट पास करना जरूरी है। तो अगर मैं ये बात बताऊं, 2024-25 से पहले 2024-25 का ये जो सेशन चल रहा है, इससे पहले क्या सिचुएशन थी कि पीएचडी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक टेस्ट कराती थी, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कहते थे रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, तो जो स्टूडेंट्स, ये भी होता था कि जो स्टूडेंट्स जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड हैं, उनके लिए ये एग्जाम देना जरूरी नहीं है, यानी वो इस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड थे, एग्जेम्प्टेड। ठीक, लेकिन कहीं कहीं नेट प्लस नॉन नेट वाले स्टूडेंट्स को भी ये एग्जाम देना पड़ता था, सिर्फ जेआरएफ ही एग्जेम्प्टेड होता था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस बिहाफ पे, इस क्राइटेरिया पे, यहां से जो रिजल्ट्स आते थे, इसके बिहाफ पे फिर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या करते थे, एडमिशन देते थे। मगर 2024-25 में यूजीसी ने पीएचडी के क्राइटेरिया को पूरी तरीके से बदल दिया है। वो बदला हुआ क्राइटेरिया क्या है, हम इस पे चर्चा आज अपने इस सेशन में करने वाले हैं।
अभी क्या बात कर दी है कि 2024 और 25 से ये जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ये 3 स्टेजेस में बांट दिया गया है। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में। पहला जो स्टेज या पहली जो लेवल है उसको हम कहेंगे नंबर 1, इसको हम कहते हैं अवॉर्डेड फॉर जेआरएफ। इसको हम क्या कहेंगे? अवॉर्डेड फॉर जेआरएफ। और आगे ही हम इसके लिखते हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट। ठीक, जेआरएफ भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एलिजिबल भी होगा उसके अपॉइंटमेंट के लिए। दिस इज नोन एज फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज में जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। पहले क्या था? एक तो आपका नेट था, जेआरएफ था, उसके बाद नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। मगर अब क्या हो गया? पहला स्टेज आपका हो गया, यदि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा और साथ के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल तो हो ही जाओगे। दूसरी तरफ प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रमोशन मिलेगा एंड पीएचडी एडमिशन, एंड पीएचडी एडमिशंस। राइट, ये बात समझ में आ गई। ये है नेट का, इज द सेकेंड स्टेज। इसको हम कह सकते हैं सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज। ठीक, तो प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका क्या मतलब हो गया? ये वही पुरानी कैटेगरी है जो सेकेंड कैटेगरी हुआ करती थी, जिसको हम कहते थे नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसको सेकेंड स्टेज कह दिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है पीएचडी एडमिशन ओनली इन थर्ड कैटेगरी। इसमें क्या होगा? पीएचडी, इसमें सिर्फ पीएचडी एडमिशन होगा, पीएचडी एडमिशन ओनली इन थर्ड कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई, सेकेंड कैटेगरी ये हो गई और थर्ड कैटेगरी ये हो गई। तीनों ही में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है, राइट। मगर फर्क क्या है? पहले में आपको फेलोशिप मिलेगी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दूसरे में आपको नेट के लिए कुछ चुनिंदा कह सकते हैं स्कॉलरशिप फेलोशिप्स होती हैं। लेकिन थर्ड में अगर आप आते हैं सिर्फ आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो अब इससे एक बात और निकलती है कि पीएचडी की एडमिशन में कौन से क्राइटेरिया और यहां पर लागू होंगे, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। तो चौथा जो पॉइंट हमारा यहां बनता है, पॉइंट नंबर 4, वो क्या बनेगा कि 30% ऑफ द वेटेज, 30% यहां पर और 70%। जब हम पीएचडी एडमिशन की बात करेंगे तो ये जो पहली चीज है 30% वाला जो आएगा, यानी ये वेटेज है, ये टोटल वेटेज कम फ्रॉम इंटरव्यू। ठीक, यानी 30% जो नंबर आपको मिल रहा है वो इंटरव्यू में 30% मिलेगा एंड 70% फ्रॉम द नेट स्कोर। नेट स्कोर, ठीक है, ये वही बात है जो आप एग्जामिनेशन दोगे तो उसी को इन्होंने नेट का स्कोर भी बोल दिया। तो ये इस तरीके से इसका बाइफर्केशन, इसका डिवीजन होगा कि 30% जो मार्क्स हैं वो आपको इंटरव्यू का वेटेज रखते हैं और 70% जो मार्क्स हैं वो आपका नेट स्कोर का वेटेज रखते हैं। ठीक है,
इसके साथ एक और बात आप यहां पर लिख लें कि फॉर कैटेगरी 1 एंड 2, फॉर कैटेगरी 1 एंड 2, इन दोनों के लिए एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि द नेट स्कोर इज वैलिड फॉर 1 ईयर। इन दोनों ही के लिए कि नेट का जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी दे दी गई है। नेट स्कोर इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर। ठीक, अब इस 1 ईयर के अंदर क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट ओके अप्लाई फॉर द, इसके अंदर यानी यू मस्ट अप्लाई फॉर द PhD एडमिशंस। ये बात समझ में आ गई? क्या बात यहां पर कही गई कि भाई 3 तरीके से मामला बनेगा। एक तो ये हो गया कि आप JRF हो गए, JRF आप हुए तो भी आपको PhD का मौका मिल रहा है। आपने नेट क्वालिफाई किया सिर्फ सेकेंड स्टेज तो भी नेट का मौका, PhD का मौका मिल जाएगा। और थर्ड स्टेज अगर आप लेके आए तो भी आपको PhD का मौका तो यहां सिर्फ मिल ही रहा है, यहां सिर्फ PhD का मौका मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी नहीं मिलेगी और आपको कोई फेलोशिप भी नहीं मिलेगी। ये बात मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ये जो थर्ड स्टेज है यहां पर 2 चीजें हैं, ठीक है? यहां पर 2 चीजें हैं जो ध्यान में आपको रखनी होगी। नो असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक, नो असिस्टेंट प्रोफेसर, नो फेलोशिप, इसमें यह रहेगा फेलोशिप, कि यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिस्टम नहीं होगा और फेलोशिप भी नहीं होगी। पहले दूसरे में दोनों में आप AP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, और हो सकता है इसमें तो आपको बाय डिफॉल्ट फेलोशिप मिल रही है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इसके बाद आपको आप पे काम को देखते हुए प्रमोट करके आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी बना दिया जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड सेकंड वाला जो केस है जिसमें आप नेट को देखते हैं तो नेट की तो बाय डिफॉल्ट कोई फेलोशिप नहीं है। इनकी बहुत सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ICSSR की, UGC ने फेलोशिप्स चलाती है, जैसे माइनॉरिटी की फेलोशिप, हालांकि अब तो वो बंद हो गई है। SC ST स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप चलती है, राइट। ICSSR की अपनी फेलोशिप चलती है जो 23 या 24 हजार रुपए हर महीने मिलती है। कंटिजेंसी फीस उसकी मिलती है 20 हजार रुपए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपके पास वो PhD नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इन हाउस स्कॉलरशिप देती हैं अपने स्टूडेंट्स को। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसमें जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉन नेट फेलोशिप के नाम से 8 या 8.5 हजार रुपए हर महीना मिलता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके पास वो नहीं है, उसको आपके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो तीसरी स्टेज है इसमें आप सिर्फ PhD कर सकते हो, खालिस प्योर PhD आपको यहां मिलेगी, ना फेलोशिप मिलेगी आपको और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है वेटेज वाली, कि भाई 30% मार्क्स आपके काउंट्स होंगे जो आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू मतलब जो आप साक्षात्कार दोगे PhD का, ठीक है, और 70% मार्क्स आपके नेट स्कोर से निकल के आएंगे जो आपने नेट का एग्जाम दिया होगा। ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि आपने अगर कैटेगरी 1 या 2, इफ यू क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी 1 और 2, अगर आपने इन दोनों कैटेगरी में क्वालिफाई किया है तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल रहेगी। यदि आपने 1 साल के अंदर PhD में इनरोल नहीं किया तो आपको अपनी फेलोशिप या फिर अपनी नेट और JRF से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जैसे पहले क्या था, पहले था कि अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो पहले का जो नॉर्म थे वो थे कि अगर आप JRF क्वालिफाई किए हैं तो विद इन 2 years you must apply for PhD।
अगर आपने 2 साल के अंदर पीएचडी अप्लाई नहीं की तो आपकी जो जेआरएफ की फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च की फेलोशिप है, वो रद्द हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहां पर साल भर का टाइम दे दिया है कि अगर आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करते हैं और आपने अगर 1 साल के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपकी ये नेट और जो जेआरएफ है उसकी वैलिडिटी भी नल एंड वॉइड हो सकती है। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तो आई होप कि आपको जो सवाल से मैंने जहां पे शुरू किया था, जो टाइटल आपने देखा था कि जहां से मैंने शुरू किया कि सर प्लीज बताइए क्या पीएचडी के लिए नेट पास होना जरूरी है, तो अब नेट के कैसे पास होना जरूरी है भी कि नहीं है, वो सारी बातें हमने बता दी कि 2024-25 के सत्र से पहले यूनिवर्सिटीज कैसे एडमिशन लेती थी। वो इस तरीके से लेती थी कि भाई जो जेआरएफ और नेट होते थे उनको कभी कभी एग्जेम्प्ट कर देती थी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज नेट का भी दोबारा से रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती थी, लेकिन यहां पर जेआरएफ को क्या कर देती थी, एग्जेम्प्ट कर देती थी। तो 3-4 कंडीशन यहां पर भी बन के आती है, मगर अब ये सब खत्म करके एक सिस्टम कर दिया है कि एक एग्जाम आप पास कीजिए, उसके स्कोर कार्ड के बिहाफ पे या उसके स्कोर कार्ड के सपोर्ट पे आपको वहां से एडमिशन दे दिया जाएगा उस यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब इस यूनिवर्सिटी में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या टाइम कैसे कैसे देना है, वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपने आप यूनिवर्सिटी इसको तय कर सकती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को बतानी है मुझे, वो ये है कि पीएचडी अप्लाई करने से लेके पास होने तक क्या क्या कठिनाइयां हैं या क्या क्या यूजीसी ने नए रेगुलेशन लगाए हैं आपके ऊपर पीएचडी कोर्स के लिए, उसकी सबकी एक डिटेल्ड वीडियो में लेके बहुत जल्द आपके लिए आने वाला हूं। तो यदि आप चिंतित हैं कि यूजीसी के नए नॉर्म्स क्या हैं, नए रेगुलेशन क्या हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे लाइव मिल जाएगी और आप उसको देख लीजिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रही है उसमें कि मैं पूरी तरीके से आपके इस प्रश्न का और इस विडंबना का एक पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस कर दूं, क्योंकि अभी बताना जरूरी है। टाइम आ चुका है कि जब आप पीएचडी के लिए अब इनरोल्ड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स चूंकि पीएचडी के लगातार आप अगर देख रहे होंगे तो पीएचडी के लगातार एडमिशन्स भी चल रहे हैं और साथ के साथ यहां पर एग्जाम के रिजल्ट भी आने वाले हैं। जून के जो नेट के रिजल्ट हैं उसके बाद भी भरमार आएगी पीएचडी के एडमिशन्स की। तो पीएचडी को एडमिशन को कैसे लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, बहुत सारे नेट के लिए पास होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो जिनको सिर्फ पीएचडी की यानी थर्ड कैटेगरी जो अभी हमने डिस्कस की उससे संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब की एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, सिर्फ आप सबके लिए, आपकी ही अपनी डिमांड पे। So stay tuned with UGC NET Study IQ and do subscribe our channel for the latest update regarding UGC NET examination and your PhD course. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, have a nice day and best of luck for your preparations.